थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दे दिया करो, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन है। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, चलो। ठीक है, टू टाइप्स क्या है, ब्रोंको और लोबर। ब्रोंको में पैचेस में है पूरे आपके लंग्स में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। एंड लोबर केस में, और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका लंग्स के भी लोअर साइड में। ठीक है, क्योंकि अपर साइड में क्या है, ट्रैकिया आती है, डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, जितने लोब है उतने कितने होंगे, क्या होगा, ब्रोंकाई। ठीक है, डिवाइड होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो सारा डिवीजन होगा, तो वहां इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि वो रेस्पिरेटरी नहीं है, वो कंडक्टिंग है। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखना, ब्रोंको केस में पूरा लंग्स को कवर नहीं किया है, लोअर पोर्शन को कवर किया। एंड लोअर के केस में लोअर लोब में ही किसी एक लोब में इन्फेक्शन हो। ठीक है, फिर हमें ये दिख रहा है इमेज में, नॉर्मल एल्वेलाई दिख रहा है, न्यूमेटिक एल्वेलाई दिख रही है, इन्फेक्शन दिख रहा है अंदर, डिपोजिशन दिख रहा है, फ्लूइड का दिख रहा है, म्यूकस है उसमें, यहाँ पे दिख रहा है फ्लूइड इन एल्वेलाई एंड नॉर्मल एल्वेलाई। ठीक है, फिर कुछ सिम्टम्स हैं सेंट्रल सिस्टम रिलेटेड से, सिस्टमिक सिस्टम से रिलेटेड, स्किन में कुछ इफेक्ट दिख रहा है, लंग्स की एक्टिविटी में, ब्रीदिंग एक्टिविटी में दिखेगा, एक आपको चेस्ट पेन सा फील होगा, एक आपको ब्लड आ सकता है खांसते खांसते, इस तरीके के सिम्टम, कफ में आपके ब्लड आ सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। एंड हार्ट से रिलेटेड अगर हम देखें तो हाई ब्रीदिंग रेट चल रहा है, कार्डियक साइकिल फास्ट हो जाएगी। ठीक है, हार्ट बीटिंग फास्ट होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को कम जा रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसको बार बार रेस्पायर करना पड़ेगा। Serious disease of lungs characterized by accumulation of mucus or fluid in alveoli and bronchioles to that extent that breathing becomes difficult. तो it means कि हमें उस पोर्शन को देखना है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इंक्यूबेशन पीरियड, अब ये इंक्यूबेशन पीरियड एक्यूट है बेटा, तो ध्यान में रखना है कि वीक मंथ ऐसे ऑप्शन में जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, 1 to 3 days में इंक्यूबेट कर जाएगा और आपको सिम्टम्स दिखने लगे। इन्फेक्टेड पार्ट एल्वेलाई ऑफ, ये वाले नोट्स बनाना है सिर्फ, वो पीछे की कहानी अपने को मेडिकल स्टूडेंट की तरह ध्यान में रहे। एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, क्योंकि जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो उस पर अवसर होगा। टू टाइप्स ऑफ निमोनिया, लोबर निमोनिया, लॉबुलर निमोनिया, लॉबुलर वर्ड भी याद है, छोटे छोटे लॉब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब ब्रोंको। ठीक है, लॉबुलर निमोनिया या ब्रोंको निमोनिया, मल्टीपल एरियाज इन लंग्स अफेक्टेड, पैचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एब्सेस प्लूराइटिस, प्लूरल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है तो उसको प्लूराइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन होगा। एम्फीएमा, बात की हम लोग जो पश और प्लूरल स्पेस में एक हो रहा है, तो वहां पे जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको एम्फीएमा बोल रहे हैं। सेप्टिसीमिया, सेप्टिक कंडीशन, अंदर सेप्टिक कंडीशन हो गई है, तो दैट इज सेप्टिसीमिया। अब वो भी क्या होता है, वो भी रिलेटेड टू कैपिलरी, वहां से इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो सेप्टिसीमिया भी एक सीवियर केस में आ जाता है। एब्सेसिस, जो वहां पे पैचेस रप्चर हो रहा है, छोटे छोटे टिश्यू का डैमेज हो रहा है सरफेस पे, उससे रिलेटेड हो जाता है आपका एब्सेसिस। सिम्टम्स बता दिया, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखे हुए सिम्टम्स नोट डाउन कर लेना। ठीक, इस पे ध्यान देना, लिप्स नेल्स वाली, इसको पूछ सकता है, ये ध्यान दोगे। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लू, स्पुटम इज ब्लडी, जो आपका कफ आ रहा है, जो उसमें म्यूकस आ रहा है ब्लडी और रस्टी, उसका कलर आपको ब्लैकिश ग्रेस सा कलर हो सकता है, उसमें ब्लड आ सकता है, ये सारे सिम्टम्स में हो जाते हैं। ठीक, अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ, जैसे कोरोना फैला तो बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि हमें नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो रही है तो भी पहुंच जा रहे थे लोग, लेकिन लोगों को एक अवेयरनेस दी गई कि आप परेशान मत होइए, नॉर्मल कोल्ड भी हो सकता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियो आ रहे थे। ठीक, वो निकल के अपने, एक डॉक्टर का बहुत फेमस हुआ था, वो अपने क्लिनिक के बाहर बैठे हुए लोगों से बात कर रहा था और बोल रहा था ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसे केस है, आपको ये सिम्टम्स हैं, तो आप अंदर आइए, अदरवाइज आप चले जाइए। तो वो देख नहीं रहा था, वहीं से रिटर्न कर रहा था और सब बोल रहा था डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, इट इज अ कॉमन कोल्ड। तो जस्ट कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपको कॉमन दिखे। ठीक है, तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही है,
ब्रीदिंग। और जैसे सबसे कोरोना के लिए तो सबसे मुझे जो सिम्टम्स लगा कि स्मेल का जाना, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है और आपकी स्मेल जा रही है, दैट इज एसिम्टोमेटिक में भी ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। बाहर से उनको फीवर नहीं है, बाहर से उनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब बहुत थोड़ा सा देर के बाद आएगी, जब आपका डैमेज होगा तब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? आपके पास एक पूरा ओलंपिक के ग्राउंड के भर का एल्वेलाई पड़ा है, तो इतनी जल्दी ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आएगी नहीं आपको, जब तक एक पूरा लॉब्यूल या कुछ ऐसा डैमेज होने वाला है नहीं तब तक नहीं आएगी। तो एक जो इनिशियल सिम्टम्स जो मैंने कई लोगों में देखे और मैंने जिनको सजेस्ट किया कि आप चेकअप कराओ, उनका मैंने यही देखा, स्मेल वाला सिम्टम मुझे बहुत अच्छा है, मतलब रिलेटेबल लगा। और बाकी तो इसमें वेरिएशन हो। तो नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद नॉर्मल एक्टिविटीज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इंपॉर्टेंट है। सडनली फीलिंग वर्स आफ्टर अ कोल्ड ऑफ द फ्लू। आपको कोल्ड और फ्लू हुआ था, आप ठीक हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको ठीक लग नहीं रहा, आपको कोल्ड फ्लू खत्म हो चुका है, लेकिन इंटरनली आप सही नहीं फील कर रहे हो, उस केस में भी निमोनिया हो सकता है इंटरनल, क्योंकि मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस है। फीवर आ रहा है, कफ विथ फ्लेजम दैट गेट्स वर्स और डज नॉट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, शेकिंग लग रही है, चिल लग रहा है। ये चिलिंग, ये जो चिलिंग है ना, ये मेथड ही वही है कि अंदर वॉर चल रहा है। जब हम लोग कांपते हैं, कभी कभी बैठे बैठे देखो ऐसे कांपते हैं, मेरे साथ भी होता है, वो होता है नॉर्मली, तो कांप जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में नॉर्मल, तो अंदर एक वॉर चल रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक वॉर चल रहा है, उसकी वजह से कभी कभी वो बाहरी भी आपको दिख जाता है, अंदर तो कंटिन्यू चल रहा है, हमेशा चलता रहता है। चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, ब्रीदिंग के साथ आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो वो भी एक सीवियर सिम्टम है। ठीक, इन्फेक्शन की बात हो गई, नॉन इन्फेक्शियस ये स्लाइड में भी था, छोड़ते हैं। न्यूमोनिया स्प्रेड कैसे हो रहा है, ये जो छोटे छोटे लाइन है ये आपके नोट्स में होने चाहिए, पहले की चीजें आपको इन्फॉर्मेटिव बेस्ड थी। ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग यूटेंसिल, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया क्या है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लीजिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका इसमें देखते हैं, काउंट देखते हैं कि कितना SpO2 है, सेचुरेशन ऑक्सीजन वहां पे कितना प्रेजेंट है, उसको एक यूनिट आ गई अब तो उसको लगा देते हैं, तो उससे मेजर कर ले, थंब में लगा के घर में भी वो मेजर हो जा रहा था। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेशन पे अगर इंसान चला गया तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजें लगेंगी। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स, हाँ वो इन्हें मतलब जो डैमेज हो रही है ना उसको क्योर करने से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड मेडिसिन होगी, मैं देख लूंगी ये वर्ड। हाँ, फायर वर्ड टू फायर से। ओके, फीवर से रिलेटेड, ठीक है। आपकी बॉडी में जो फीवर बना हुआ है एंड वो अंदर की कंडीशन से जो मैं बता रही हूँ, एक नॉर्मली फीवर आ गया, एक कंटिन्यू फीवर बना हुआ है, तो जब कंटिन्यू आपका फीवर बना होता है तो वो ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है, आपके ऑक्सीजन सप्लाई को डैमेज करने लगता है। तो कंट्रोल में आपको देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि पैरासीटामोल की गोली एंटीबायोटिक के साथ लिख ही देते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो एंटीबायोटिक जाएगा, अच्छा हाँ, इसको रिलेट कर देते हैं अब हम। जब वो एंटीबायोटिक अंदर गया तो इट मीन्स कि वो फाइट करेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, वो बॉडी का टेम्परेचर बाहर ना आए इसलिए पैरेलली आपको फीवर की एक दवा दी जाती है, उनकी कैटेगरी को बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो पायरेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू फीवरिश कंडीशन। क्लियर? समझ में आया? रिलेट किए? आप एंटीबायोटिक गया बॉडी में तो एंटीबायोटिक अब अगेंस्ट में वर्क करेगा एंटीजन के, उस लड़ाई में बॉडी में फीवर आता है, वो फीवर आपको ना आए, अंदर मैनेज हो जाए, इसलिए पैरेलली आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स भी दी जाए। क्लियर? ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, इन्फेक्शन टू द लंग बाय बैक्टीरिया और वायरस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएटेड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, एल्वुलर एडेमा हो सकता है, एक्सुडेट फॉर्मेशन, जो हमने सारा डैमेज पढ़ा वो सारी चीजें, एल्वोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस फिल विद सीरस एक्सुडेट, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स, ठीक है,
ब्लड सेल्स, फाइब्रिन, बैक्टीरिया, ये सब वहां पे डिपोजिशन हो सकता है एंड पैरेलली आपका पूरा लंग्स का टिश्यू का वो पोर्शन डैमेज हो जाएगा। पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा, लंग्स टिश्यू, एल्वेलाई, डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, डिपोजिशन ऑफ म्यूकस एंड फ्लूइड, इस तरीके की जो भी वर्ड आएंगे वो सब इसके पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये नोट्स में रखना है आपको, फ्लो चार्ट ये रखना है नोट्स में। ये आप सुन लिए हो तो भी ठीक है, नहीं तो आप लिख लोगे एक बार कि निमोनिया, क्योंकि निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जो आपको अभी पढ़ना ही पड़ना। तो आप ये ध्यान में रहेगा कि निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, अदर एजेंट भी हैं जो निमोनिया को कॉज कर। फिर सिम्टम, बस इतना, बाकी सब आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ इंक्यूबेशन पीरियड नोट डाउन करोगे और सिम्टम, इतना नोट्स बनाओगे। इज इट क्लियर? ज्यादा टाइम नहीं दोगे कि जितना हम पढ़ाने में टाइम दे रहे हैं उतना तुम लिखने में दो। पढ़ा हम इसलिए रहे ताकि तुम्हें ये चीजें क्लियर, तुम रिलेट कर पाओ, क्योंकि यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर। डॉक्टर बन रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीजें रिलेटेबल होनी चाहिए। अब जो हमारे एनसीईआरटी ने एक सिलेबस दे दिया था, प्लेग उसमें नाम दिया है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्लेग से रिलेटेड। प्लेग के बारे में बहुत, अब तक की ये सबसे वर्स्ट पैंडेमिक डिजीज, ठीक है, जो 1347 से 1351 तक हुई थी और उसके बाद 1900 में भी एक बार हुई थी, और इसकी एंटीबायोटिक 1927 अराउंड आई थी। हाँ, उसके बाद से प्लेग पे कंट्रोल, मतलब ये एक ऐसी डिजीज है जो 500-600 साल से तो रिपोर्टेड है, और इसकी एंटीबायोटिक को आने में इतना टाइम लगा, वैक्सीन को आने में इतना टाइम लगा। क्लियर? और सबसे ज्यादा जो डेथ रिपोर्टेड अब तक हुई है वो प्लेग से ही हुई है। तो एक एरा था, लोग कहते हैं कि मतलब बॉडी को जलाने वाला भी कोई नहीं था, अभी तो बहुत नॉर्मल है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे डेथ नहीं हुई है, और जहाँ पे लोग मतलब बॉडी डिकम्पोज हो रही है लेकिन बॉडी को हटाने रोडों पे बॉडी पड़ी है, इस तरीके का सिचुएशन प्लेग में आ चुका था। प्लेग है क्या, इस चीज को समझ लो फटाफट। हाँ बेटा, यस बेटा, करेक्ट। ठीक है, तो ब्लैक डेथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी का अपीयरेंस जो होता है वो ब्लैकिश हो जाता है। लोग रिलेट कर जाते हैं कि क्योंकि वो एक, इतने लोग मरे उस वजह से इसको ब्लैक डेथ, ड्राकुला, इस तरीके की चीजों की वजह से ब्लैक डेथ बोलते हैं। तो एक कॉमन सी चीज है, बॉडी का अपीयरेंस मेडिकली आपको याद रखना है कि बॉडी का अपीयरेंस ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहते हैं। और अगेन रीजन वही है, ब्लड की कमी, ऑक्सीजन की सप्लाई, आपकी बॉडी एक तरीके से, जैसे आप वो नागिन वाले सीरियल वीरियल में देखे होंगे कि नाग ने डसा, नागिन ने डसा इच्छाधारी, तो उसके बाद उसकी बॉडी तुरंत नीली पड़ती हुई दिखाएंगे, अब वो गया। ठीक है, उसी तरीके की चीज। हाँ, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, और उस टाइम इतने लोगों की डेथ हुई थी, मतलब उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग। अब देखो, जब कोई ऐसी पेंडेमिक डिजीज होती है ना, तो वो ये नहीं देखते कि अरे हम तो इस मंत्री को नहीं होंगे या किसी को नहीं होंगे। अभी हम लोग के कोरोना के भी टाइम में बहुत सारे मंत्री लोगों को हुई, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हुई, इवन डॉक्टर्स को हुई है बहुत सारे। ठीक है, एक साइंटिस्ट जो इस पे वर्क कर रहे थे उनको भी हुई थी। और कई, आप ऐसे कलाकारों की बात करो तो एक वो जो थे शायरी करते थे, उनको क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या नाम है, एक बड़े शायर हुआ करते थे, उनकी भी डेथ, इंदौर के शायर थे, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, उनकी भी डेथ आपके कोरोना की वजह से होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये, मैंने बोला ना एक दिन तुम लोगों की, बैक्टीरिया वायरस ये ऐसे हैं कि वो किसी को पहचान नहीं रहे। साजिद एंड वाजिद, वो तो फिल्म सिटी के थे, एक शायर, मैं बोल रही हूँ, राहत, राहत इंदौरी। ठीक है, राहत इंदौरी जी की डेथ हुई कोरोना की वजह से। तो मीन्स वो किसी को पहचान नहीं रहे, और उनको पता भी नहीं है कि वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उनको उनका होस्ट मिल रहा है, वो डिवाइड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो डिजीज कॉज कर रहे हैं हम लोग होते हैं। तो इसी तरीके की ये जो डिजीज हुई थी, इसमें 75 to 200 पीपल इन यूरेशिया, यूरोप और एशिया, उसको बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, वहां पे डेथ हुई थी, और बहुत हाई अमाउंट। तो ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। ग्रेट प्लेग, ब्लैक प्लेग या ब्लैक डेथ, ये सब नाम किसके हैं, प्लेग के। और सिंपली द प्लेग, ठीक है, was one of the most devastating pandemic in human history, resulting in the death of estimated 75 to 200 million people in Eurasia and picking in Europe from 1347 से 1351। कितने साल हो गए, 4 साल लगभग, उसी टाइम ये रहा। उसके बाद ये
1910-15 के टाइम एक बार फिर से हुआ था, जिसमें डेथ तो इतनी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ये है कि इसका एंटीबायोटिक और इसके इलाज ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो गया। और आज की डेट में ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में अब सिर्फ हजार हजार केस इसके मिलते हैं, और कंट्रोल्ड भी है। इस पे हम लोगों ने, इंसान ने विजय प्राप्त कर चुकी है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, यर्सीनिया पेस्टिस, नाम रखना याद, यर्सीनिया पेस्टिस से कॉज होता है। अब ये नोट्स आपको बनानी पड़ेगी, ये एनसीईआरटी में नाम दिया था सिर्फ प्लेग। क्लियर? तो प्लेग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल स्ट्रेन कॉल्ड यर्सीनिया पेस्टिस। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन एनिमल। अब अगेन एक जो एनिमल से आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल से आने वाला ही ये बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब इसको ये एक रेड फ्ली बोले हम तो, रेड फ्ली, ठीक है, रैट फ्ली मतलब वो रैट का एक्टोपैरासाइट था। और प्लेग का एक साइन एंड सिम्टम है, जैसे अब ना तुम लोगों ने ये सुना होगा कि जिला डॉक्टर, जिला मेडिकल अधिकारी इस टाइप का, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर टाइप की पोस्ट सुनी हो, सुनते हो ना? उसी तरीके से पहले मलेरियल, अभी भी मलेरिया के तो अभी भी हैं, प्लेग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, कॉलरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिजीज बेस्ड पे, मतलब मेडिकल नहीं, डिजीज बेस्ड पे इतने डिजीज ये सब फैलती थी कि हैजा, कॉलरा, इन सब चीज से रिलेटेड, डायरिया, डिप्थीरिया, इन सब का इतना तेज स्प्रेड होता था और लोगों को अफेक्ट होता था कि उस पूरे एरिया के अलग अलग ऑफिसर डिजीज बेस्ड पे उनको पोस्ट दी जाती थी। तो ये जो बैक्टीरिया थे, ये जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली रैट को इन्फेक्ट करता था। और प्लेग का एक अभी कैसे अलार्मिंग सिग्नल ये है कि अगर आपको किसी जगह पे एकदम से चूहों की डेथ देखने को मिल जाए, तो वो जैसे अभी बर्ड फ्लू का अलार्म आ गया, 2 दिन से बर्ड फ्लू का अलार्म आने लगा, केरल, महाराष्ट्र का नहीं है शायद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन साइड में बर्ड फ्लू को अलार्मिंग ले लिया गया, क्योंकि वहां पे बर्ड्स में वो फिर से फ्लू मिल रहा है। तो मीन्स एक तरीके से ये एक अलार्मिंग सिग्नल होता है कि उस एरिया में अगर चूहे मरने लगे, ठीक, तो मतलब वहां पे प्लेग फैलने वाला। क्यों? क्योंकि ये रैट फ्ली है, ये एक्टोपैरासाइट है चूहों का। जब चूहे मर जाते हैं तो ये वहां नियर बाय जो ह्यूमन है उनके ऊपर, जैसे लाइस होता है ना अपने बॉडी में, एक्टोपैरासाइट किसी पे लाइस गाँव के साइड में देखने को मिलता है, अब तो उनके भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से ये बहुत छोटे से, उससे भी बहुत छोटे एकदम पैरासाइट होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, और वो एक तरीके के वेक्टर है, बैक्टीरिया उसके अंदर है। एक होता है वेक्टर टर्म, एक होता है करियर टर्म। वेक्टर मतलब जब उसके, जैसे अभी हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे तो वहां पे वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, मच्छर क्या हो गया, वेक्टर। उसकी, उस पूरे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल उसके अंदर चल, तो वो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। करियर, उसने अपने, जैसे पॉलिनेशन हो रहा है, उसने अपने पंख में लगाया, उसने उसके पैरों में लगे, ठीक है, कोई पार्ट ऐसे बैक्टीरिया वायरस लगे और उसने जाके फूड पे छोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल करियर, इसको कैरी किया उसने, लेकिन बॉडी के अंदर गया है, उसकी बॉडी के अंदर उसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट चला, और जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर एक लाइफ साइकिल का पार्ट चला, और दोनों को मिला के उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हुई, तो वो क्या हो गया, वेक्टर। तो ये क्या है, रेड फ्लिया एक वेक्टर है, ठीक। उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस, वो रैट को इन्फेक्ट करता था, रैट खत्म हो रहे हैं तो वो उसने ह्यूमन में आया, ह्यूमन में आया तो फिर वो बहुत बुरी तरीके से फैला और इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। This bacterium is found in animals throughout the world and is usually transmitted to humans through rat flea. और अब इसके केसेस, क्योंकि हम लोग को पता है साउथ अफ्रीका थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ज्यादा है, वहां पे मतलब हम भूख वूख कमी और लोग डेवलप भी नहीं है, तो उस तरफ इसके केसेस अभी भी रिपोर्टेड होते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस फॉर्मली पास्चुरेला पेस्टिस, अब एक ये वर्ड याद रखना, दोनों उसी का बहुवचन है, मतलब साइनोनिम्स है, बहुवचन नहीं है, हाँ, पर्यायवाची, ठीक है। पास्चुरेला पेस्टिस पहले के आपको लिटरेचर में ये मिलेगा, नाउ इट इज यर्सीनिया पेस्टिस। तो एक ही बैक्टीरिया, उसके दो नाम है, ग्राम निगेटिव, नॉन मोटाइल, रॉड शेप, कोकोबैसिलस, ठीक है। नॉन ग्राम निगेटिव है, नॉन मोटाइल है, रॉड शेप है, और कोकोबैसिलस, रॉड और रॉड और स्फेरिकल दोनों तरीके का है, मतलब ये इस तरीके का है,
ठीक ना, आप इसको इस तरीके से रॉड में कर पा रहे हो ना, इसको आप इस तरीके से कर, क्या वर्ड आ गया, कोको बैसिलस with no spores. It is a facultative anaerobe. Facultative anaerobic organism है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में दोनों में ग्रो कर सकता है, और ऐसे जो होते हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। क्लियर, उनको ऑक्सीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में वो ग्रो कर सकते हैं। दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस वाया द ओरिएंटल रैट फ्ली। रैट फ्ली रैट नहीं है, रैट के ऊपर ग्रो करने वाली एक एक्टोपैरासाइट है। ब्रैकेट में तुम इसको रिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए अपने ह्यूमन के लाइस से रिलेट कर सकते, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जस्ट लाइस ह्यूमन का एक्टोपैरासाइट ध्यान रहता है कि बाहर से, ठीक है, आउटवर्ड वो हमारे ब्लड को शक करके हमें इन्फेक्ट कर सकता है, उसी तरीके से रैट फ्ली रैट को इन्फेक्ट करती थी, एक्टोपैरासाइट। इट कॉजेज द डिजीज प्लेग विच टेक्स थ्री फॉर्म्स, देखो फिर से एक न्यूमोनिया वर्ड डाल, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें न्यूमोनिया थोड़ा डिटेल में रिलेट करने की कोशिश की। न्यूमोनिक हो सकता है, सेप्टिसेमिक हो सकता है, या बुबोनिक हो सकता है, ठीक। न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक, बुबोनिक, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लेग देखने को मिलेंगे। ये आपका हो गया रेटफ्लिया, जो दिख रहा है आपको, ये रैट पे ग्रो कर रहा है, एक मैग्नीफाइड फॉर्म में दिख रहा है, फिर ये ह्यूमन स्किन में दिख रहा है, तो एकदम मैग्नीफाइड रियल पिक है उसकी, ठीक है, मैग्नीफाई किया हुआ है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। हाँ, मैं देख रही थी बुबोनिक को, मैं कंफ्यूज कर, बुबोनिक इज रिलेटेड टू स्वेलिंग इन लिम्फ नोड, नोट कर लेना इस वर्ड, लिम्फ नोड, ठीक है। सेप्टिसेमिक थोड़ा सा इनमें थर्ड नंबर पे दे सकते हो, फर्स्ट नंबर पे न्यूमोनिक एंड सेकंड नंबर पे बुबोनिक। तो जो कॉमन दिखता है प्लेग वो न्यूमोनिक और बुबोनिक कंडीशन का होता है। न्यूमोनिक में जो निमोनिया वाले सिम्टम देख रहे हो तुम वैसा दिखेगा, एंड बुबोनिक में जो बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं, देखो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला टारगेट, पहला उसका इंटरेक्शन किससे होगा, लिम्फ नोड से ही होगा। अभी देखते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम में जैसे कहाँ पे उसको ट्रैप किया जाए, ठीक, वहां वो जंग जीत गए तो आगे वो बढ़ जाए, क्लियर। तो इसी तरीके से बुबोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बुबन उसको बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज नोन एज बुबन्स, ठीक है। इट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब, ये ध्यान में रखना। द ओरिएंटल रैट फ्लिया जेनोप्सिला, अब ये आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है वेक्टर का, वेक्टर पूछ लिया प्लेग का वेक्टर क्या है, तो आंसर ये होगा, बैक्टीरिया पूछा है तो बैक्टीरिया आंसर होगा। ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रैट फ्लिया इज अ पैरासाइट ऑफ रोडेंट, रैट का पैरासाइट है, प्राइमरली ऑफ द जीनस रैटस, क्लियर। इट इज अ प्राइमरी वेक्टर फॉर बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग वही लिम्फ नोड का स्वेलिंग। दिस अकर्स व्हेन द फ्लिया हैज फेड ऑन एन इन्फेक्टेड रोडेंट एंड बाइट्स अ ह्यूमन। अब ये ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब उसने एक इन्फेक्टेड रैट को बाइट किया और फिर ह्यूमन को बाइट कर दिया। ऑल्दो दिस फ्लिया कैन लाइव ऑन एनी वार्म ब्लडेड मैमल, अब इसका होस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैट और ह्यूमन है, ये किसी भी वार्म ब्लडेड मैमल, मैमल है तो वो वार्म ब्लडेड होगा ही, ठीक। तो इस वर्ड को अगर नहीं भी ध्यान में रखो तो मैमल्स पे वो कर सकते। ज्यादा हो रहा है क्या, सोने लगे तुम? The risk of plague is highest in areas that have poor sanitization, overcrowding, and a large population of rodent. अब जैसे ये जो रेलवे वगैरह होते हैं, रेलवे के साइड में तुम्हें चूहों की एक अलग ही साइज दिखेगी, ऐसे बड़े बड़े चूहे निकल के आएंगे, पटरियों के बीच से घूमते दिखेंगे, क्यों, क्योंकि वहां कुछ गोदाम है, कुछ चीजें वहां पे रखी हुई, ठीक है, और वो एक तरीके से क्राउडेड और बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन वहां पे मेंटेन नहीं किया जाता, तो उनको प्रॉपर स्पेस मिलता है अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े मोटे मोटे होने के लिए, तो ऐसे ऐसे एरिया जो है वो इसके लिए मोर ससेप्टेबल होंगे। टुडे देयर आर ओनली few thousand cases reported worldwide each year with the highest incidence in Africa, अफ्रीका में हाईएस्ट इंसिडेंस देखने को मिलता है। प्लेग इज a rapidly progressing disease that can lead to death if untreated, अगर untreated है, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट है,
फिर भी अगर अनट्रीटेड रह गया तो ऑब्वियसली डेथ हो। इट नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। पीपल इन्फेक्टेड विद हिस्टीरिया पेस्टिस, Yersinia pestis, ठीक है। Yersinia pestis often develops symptoms after an incubation period of 1 to 7 days. Incubation period highlight कर लो। There are two main clinical forms of plague infection, एक bubonic and pneumonic. Bubonic plague is the most common form and is characterized by painful swollen lymph nodes or buboes. अच्छा, मैंने इसको पहला दिया, तो ध्यान इसको पहला करो। bubonic पहला and pneumonic बाद में, ठीक है। हाँ, बोलने में तो मैंने बोल दिया कि पहले लिम्फ नोड से इंटरेक्ट कर रहा है, लिम्फ को वो इन्फेक्टेड कर दिया, लिम्फ की स्वेलिंग हुई, पहला क्या हो गया, सबसे मेजर क्या हो जाएगा इसमें प्लेग में, बुबोनिक। क्लियर। प्लेग कैन बी अ वेरी सीवियर डिजीज इन पीपल विद केस फैटेलिटी रेशियो ऑफ 30%। अगर 10 लोग को प्लेग हुआ है तो 3 उसमें से मरेंगे अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं मिला। 60%, और उसमें भी 60% क्या है, 30% हो गए डेथ, एंड 60% आपका क्या हो गया, बुबोनिक टाइप का हो गया, एंड इज ऑलवेज फैटल फॉर द न्यूमोनिक काइंड। देखो फैटलिटी रेट अगर आप देखोगे ना, फैटलिटी रेट तो न्यूमोनिक जो होगा, अगेन वही रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा है। सबसे ज्यादा डेथ के चांसेस किसमें है, जिसका वेंटिलेशन चला गया, जिसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। दो ऐसे हैं जो आपका हार्ट का सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम, ये अगर डिसबैलेंस हो रहे हैं तो डेथ के चांसेस ज्यादा है, वो मोर फैटल। जो भी ड्रग्स, जो भी डिजीज आपकी, जो भी पैथोजन इन दो चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, क्लियर, ब्रेन तक भी बाद में जाएगा, ये भी चीज ब्रेन तक बाद में जाएगा, ठीक। इन दो जगह पे अगर अप्रोच कर दिया उन्होंने तो वो सबसे फैटल डिजीज हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना कि फैटलिटी मोर्टेलिटी इसको रिलेट क्या करोगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्या उसका मोड है, किस ऑर्गन को उसने टारगेट किया। अगर वो लंग को टारगेट कर रहा है तो अपने आप उसका फर्टिलिटी रेट हाई हो जाए। जैसे किसी का कोरोना में अगर लंग्स डैमेज हुआ है, उसको निमोनिक कंडीशन आया, वो वेंटिलेटर पे गया, जैसे अपने संजय सर के भाई की भी स्थिति हुई, तो फिर फर्टिलिटी रेट हाई है, वहां पे रिकवरी के चांसेस कम। काइंड व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड, antibiotic treatment is effective against plague bacteria, so early diagnosis and early treatment can save life. Confirmation of plague requires lab testing. बस प्लेग तक ही रखते हैं यहाँ पे। अब जब टेस्टिंग वगैरह डायग्नोसिस हुआ तो प्लेग का ट्रीटमेंट अगर मिल गया, जो कि अब है, ट्रीटमेंट है इसका, और वो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो प्लेग इतना ज्यादा अब मोर्टेलिटी रेट वाला नहीं रह गया है। तो जो यूएसए का है, ब्रिटिश है, इंडियन है, रशियन है, फ्रांस है, इन सब जगह पे आप प्लेग बहुत कम देखते हैं। इवन इंडिया में भी बहुत कम प्लेग वगैरह के केसेस आते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा प्लेग, देन डिप्थीरिया, और एक है डिसेंट्री। तीन डिजीज को हम लोग और बात करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे वायरल डिजीज। ठीक, यहाँ से नोट्स कैसे बनाना है बार बार बोल रहे हैं। पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, डिजीज की साइट, इन्फेक्शन, डिजीज का सिम्टम, सिम्टम्स को थोड़ी लो प्रायोरिटी दे दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स को हटा के उसका स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे हम लोग कोई फाइलम वगैरह पढ़ते थे, तो फाइलम के अंदर कुछ जनरल फीचर है और किसी फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर, एक क्लास का स्पेसिफिक फीचर हो जाता है, तो उस स्पेसिफिक फीचर को हम लोग फोकस करते थे। वैसे ही हर डिजीज का कुछ कॉमन सिम्टम है, लेकिन एक स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक वाले को आपको हाईलाइट करना है। फिर आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे हो, फिर आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे वो मोड क्या है, किस तरीके से डिजीज को कॉज कर, ठीक। चलो एंड करते हैं लेक्चर, बाय बाय।